नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमलों की वजह से केंद्र की मोदी सरकार विपक्षियों के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी है। कांग्रेस ने जहां पठानकोट हमले को केंद्र में रखकर मोदी सरकार की पाक नीति पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सरकार में शामिल शिवसेना ने भी तल्ख तेवर दिखाए हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वो पहलू ये है कि पठानकोट में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस ऑपरेशन को जारी रखने के पीछे भी अब विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार की भूमिका को लेकर, उसके पास जो जानकारियां थी उसको लेकर और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि इन्होंने तमाम चीजें होने के बावजूद इसे ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। अगर करते तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो इसी पर होगी आज बातचीत न्यूज लाइव में। पठानकोट हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार शिवसेना के भी निशाने पर है। तो क्या अब यह समझा जाए कि सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर अपने दोस्तों से भी सरकार को इस मसले को लेकर विरोध सहना पड़ रहा है? तो क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ वार्ता होगी या नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हैं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा और अहम सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, जिनसे आपकी मुलाकात होगी इस रिपोर्ट के बाद। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों के जरिए किए गए हमलों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मरकज में रखकर कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब दे पाना मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किल हो गया है। और भला हो भी क्यों ना, पिछले 25 दिसंबर की ही तो बात है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लाहौर पहुंच गए और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को अपनी मेजबानी का भरपूर मौका फराहम कर दिया। लेकिन लाहौर के बदले में भारत को मिलता क्या? पठानकोट। तभी तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन दिनों मोदी सरकार की विदेश नीति या यूं कह लें पाकिस्तान नीति पर सवाल खड़े कर रही है और ये पूछ रही है कि आखिर भारतीय पीएम के दौरे को पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI का भी अनुमोदन था या नहीं, क्योंकि इन्हीं का पाकिस्तान की नीतियों पर सबसे ज्यादा असर रहता है। प्रधानमंत्री जी क्या पूर्णतया संतुष्ट थे, आश्वस्त थे? पाकिस्तान की सरकार के साथ वहां का पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था, यानी कि वहां की सेना और ISI भी इस प्रक्रिया का समर्थन करती है, अनुमोदन करती। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बैंकॉक में NSA लेवल की हुई बातचीत को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं कि अगस्त महीने में बातचीत रद्द करी गई NSAs की। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में मिले, क्या उनकी रजामंदी हुई, क्या सहमति हुई कि ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है, दोनों देश का जो सुरक्षा व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, शासन और प्रशासन है, वो उस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? लेकिन मोदी सरकार के लिए सबसे मुश्किल राहें खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने तैयार करने की कोशिश की है। पठानकोट हमले को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा ही है, साथ में सेना की कार्य क्षमता पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। शिवसेना के मुताबिक 6-7 आतंकियों ने हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। जिस बड़ी फौज का हम ढोल बजाते रहते हैं, उस ढोल को फोड़ने वाला ये मामला है। सीमा ही नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा भी धराशायी हो गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पठानकोट हमला केंद्र सरकार की ढुलमुल पॉलिसियों का नतीजा है। इस सवाल का जवाब भी केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ढुलमुल साकी मिल रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शायद ये भी ढुलमुल ही रहा, क्योंकि सही जवाब सर्च ऑपरेशन के बाद ही देने का आश्वासन भर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
और आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे पैनल में मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूँ राजेश यादव जी का, जो कि कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ ममता काले जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। साथ ही प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी के, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इस तरह के मामलों पर काफी कुछ जानकारी भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। सबसे पहले बातचीत ममता काले जी, मुझे लगता है आपसे ही शुरू करनी चाहिए। मसला जो है वो आपकी सरकार को लेकर ही है और बड़ी हैरत वाली बात ये देखने को सामने आई कि कांग्रेस कुछ कहे तो समझ आता है, कोई और पार्टी जो आपके विरोध में हो तो भी बात समझ आती है, लेकिन आपके अपने सहयोगी इस मसले को लेकर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। शिवसेना ने सामना के जरिए साफ कह दिया कि आपने 7 लोग शहीद करवा दिए सिर्फ 1 कप चाय के लिए। आपका, आपकी पार्टी का इस पर क्या रुख है और क्या इसे लेकर अब कोई नया पहलू या कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा बीजेपी की राजनीति में जो शिवसेना को लेकर है? देखिए, ऐसा है, जहां तक आरोप और प्रत्यारोप का सवाल है, वो कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, ये बात नहीं है। बात दुख की इस बात की है कि जब देश को एक साथ संगठित होकर के खड़े रहना चाहिए एक आतंकी हमले के खिलाफ, उस वक्त हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि पठानकोट एयरबेस पे यह हमला हुआ और इस हमले में हमारे बहुत फौजी शहीद हो गए और उन्होंने बहुत पूरे ताकत से उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी या वो नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात मैं आपको डबल कॉन्फिडेंस से इस बात से भी कह सकती हूं क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एयरफोर्स में है और एक फाइटर पायलट है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूं कि जब एक फौजी लड़ाई लड़ता है तो उसके मन में क्या होता है। और जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, केंद्र की नीतियों का सवाल है, ये कोई बात नहीं होती है कि उनके एक चाय का कप वहां पर पीने गए तो इसलिए यहां पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले पहले भी हुए हैं। आतंकवाद ने कभी भी ये कहकर के हमारे पास वो हमला करने के लिए नहीं आए कि हमला होगा, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उस हमले से अगर आप देखें तो बहुत कम कैजुअलिटीज हुई हैं। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट एक बहुत बड़ा एयरबेस है, उसमें हजारों फैमिलीज निवास करती हैं और उसमें वो 6 लोग कहां छुपे हुए हैं। उनके पास वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उनके पास बहुत सारा साधन है जिससे वो किसी को भी मार सकते हैं। और जब एनएसजी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी कोई ये कैरी आउट कर रही है ऑपरेशन वहां पर, तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना मारा जाए जो फैमिली का हो। आनंद शर्मा जी जब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप बैंकॉक में भी मिले, पड़ोसी मुल्क के जो प्रतिनिधि मंडल के उनसे आप मिले, इससे पहले भी 2-4 बार कई अलग अलग दौर पर आपकी बातचीत हुई, हर स्तर पर बातचीत हुई। सरकार ने कभी ये क्यों नहीं बताया कि इस मसले को लेकर कोई चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करेगा, ऐसी किसी वारदात में उसकी सरजमी का इस्तेमाल होगा तो क्या कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, या क्या चीजें हैं जो सरकार को एज ए एक्शन लेनी होगी? नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग ये प्री कंसीव नोशन अपने मन में लेकर के क्यों बैठे हुए हैं कि ये बात हमें पता होनी चाहिए थी कि हमारे ऊपर आतंकी हमला होगा। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पता होनी चाहिए थी, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हुआ तो अब आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आपने कुछ अनाउंस क्यों नहीं किया या कुछ कैंसिलेशन की बात क्यों नहीं कही? 15 तारीख को एक बैठक भी होनी है, आप जानती होंगी, विदेश सचिव बिल्कुल होनी है, लेकिन मुझे मेरा ये कहना है, मेरा भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते भी ये कहना है कि इस वक्त जब हम एक ऐसी स्थिति पर खड़े हैं कि हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ है, पठानकोट हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है, अगर वो एयरबेस ध्वस्त हो जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती। वहां पर कुछ भी जो स्ट्रेटेजिक, मतलब आप कह रही है कि जो हुआ वो हुआ लेकिन इसमें कम नुकसान हुआ है और ये शायद हमारी तैयारियों की वजह से। ये कोई समय नहीं है, ये कोई समय नहीं है जब हम ये बातें करें कि हमें क्या आगे क्या करना चाहिए। ईंट का जवाब बिल्कुल, अगर हमारे ऊपर हमला होगा और कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे देश की किसी चीज के ऊपर भी कोई भी आतंकी हमला होगा, उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन अभी जो इस समय नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ था हम उससे निपटें। हम ये देखें कि हमारे अंदर हमारा जो पठानकोट एयरबेस है उससे हम उन आतंकवादियों को उनको खत्म करें और अपने लोगों को सुरक्षित रखें, हमारे जो एयरबेस है उसको सुरक्षित रखें। चलिए, ऐसा आपको लगता है? राजेश यादव जी हमारे साथ है कांग्रेस से। राजेश जी, आप सहमत हैं ममता जी जो कह रहे हैं इस बात से? ममता जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बात ठीक है कि कोई भी आतंकवादी कह के नहीं आता है जी, लेकिन आप देखिए सरकार को कितने मतलब जानकारियां मिली और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। आप देखिए हनी टैम में वायुसेना के एयरक्राफ्ट मैन रंजीत जी को पकड़ा जाता है जी, सारी एजेंसियां उनसे छानबीन करती हैं। बिल्कुल। और उनने सारी बहुत जानकारी दी जो हमारे एयरवेज जहां खड़े होते हैं
पूरी उसकी सूचनाएं लीक करी जी। और उसके बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और उन्होंने बताया, अवगत कराया सारी एजेंसियों ने। और उसके बाद देखिए एक एसएसपी को, एक जिम्मेदार व्यक्ति एसएसपी, और नीली बत्ती में वो कह रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ। नीली बत्ती में लगा के बताइए, आतंकवादियों को पता नहीं होता है कि लाल बत्ती नीली बत्ती का क्या मतलब है, कोई वीआईपी है इसमें, कोई विशेष व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो व्यक्ति, वो अधिकारी पुलिस का जिसको के खुफिया एजेंसियों ने पहले से जानकारी दे दी थी, सारी सब जितने भी एसपी लेवल के सारे अधिकारियों को पहले से जानकारी थी कि इस तरह की वारदात अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी और सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद अपनी सिक्योरिटी लेके नहीं जाता है। देखिए बड़े दुख की बात है, इतना बड़ा अधिकारी अपने कर्तव्य से पीछे करता है। नहीं, जहां तक एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसके लिए आपको पठानकोट का एयरबेस देखना पड़ेगा सर। नहीं, लेकिन पठानकोट का एयरबेस बहुत बड़ा एयरबेस है, आप मानेंगे, बहुत फाइटर ममता जी, और कोई किसी भी स्ट्रेटेजिक चीज को, ममता जी ये तो आप मानेंगी, ये तो आप मानेंगी, एयरबेस जो है वो बहुत सेंसिटिव इलाका है और कुछ लेयर्स में वहां सिक्योरिटी होती है। पहले आप लेयर जाएंगे तो वहां पे वेरिफिकेशन कार्ड्स वगैरह मैं आपको देखिए नहीं, मैं आपकी वो बात आपकी मान रही हूं। प्रोफेसर साहब आऊंगे मैं आपके पास भी। सरकारी गनमैन एसएसपी को देता है तो उसके पास क्यों नहीं था, और एक एसएसपी ने मुकाबला क्यों नहीं किया? तो आपने 26/11 क्यों करवाया? आपने 26/11 क्यों करवाया? आपकी सरकार ने फिर 26/11 क्यों करवाया? इतना बुरा 26/11 आपने क्यों करवाई? आप बताइए ना मुझे। पठानकोट एयरबेस में जो हमला हुआ है वो हमला कहने दीजिए, राजेश जी की बात सुन लीजिए। ममता जी आप बात कर रहे थे, मैं चुपचाप आपको धैर्यपूर्वक, राजेश जी कहें थोड़ा शांति रखिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं में यही कमी है कि वो शांतिपूर्वक सुनते नहीं। कोई कमी नहीं है सर, आप ही अच्छे हैं देश में, आप ही अच्छे हैं। आप ये बताइए, जब एसएसपी ने सारी सूचनाएं दी तो मुझे आतंकवादियों ने इस तरह से किडनैप किया है, राजेश जी इन चीजों से हम गुजर चुके हैं, हमने बातचीत भी की है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कांग्रेस अब क्या चाह रही है? ना कांग्रेस ये चाह रही है कि आप देखिए, नेपाल में इनने वार्ता करी, उसके बाद फेल हो गई इनकी वार्ता। फिर ये रूस में उफा में गए, उफा में जो हमारे जो एनएसए लेवल की वार्ता होनी थी, अलगाववादियों को जो इन्होंने कहा कि वो वार्ता इन्होंने नष्ट करी। और उसके बाद अब एनएसए लेवल की जो बैंकॉक में अभी करी है इन्होंने मीटिंग। अब हमें इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि जो अपने बातचीत और आतंक ये साथ साथ नहीं चलेगा ये पहले जिस तरह से कहते थे कि एक सिर हमारा कोई पाकिस्तान का कोई कलम करके ले जाएगा तो 10 लाएंगे, विपक्ष में बैठे थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, देश भूल गए थे। ये किस तरह की बातों को तो अब आपको इनसे उम्मीद क्या है? क्योंकि कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि विदेश नीति सही नहीं है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब बैंकॉक में बातचीत हुई तो बैंकॉक में बातचीत का इनने देश को ऐसे चुपके से करी, चोरी छिपे मीटिंग करी। बताइए देश को कितनी करा? अरे आप देखिए, तीसरे देश में आपने किसके डर की वजह से करी थी? क्या ऐसी सरकार के सामने? लेकिन ममता जी आप सुनिए, क्या सरकार के अंदर ऐसी कौन सी किसका दबाव था जिसके दबाव में आज दो देशों की बातचीत होती है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो वार्ता हुई उसके डोजियर्स बनते हैं, तीसरे देश में हो रही है, मिनट टू मिनट उसको रिवील किया जाता, पब्लिक डोमेन में डाला जाता। उसमें ना बिल्कुल अवगत कराना चाहिए विपक्ष को। इन्होंने विपक्ष को सहमति नहीं ली, विपक्ष को कुछ चीज जानकारी नहीं दी, से ये काम होना था। जब भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो विपक्ष को बिल्कुल पार्लियामेंट चल रहा था अवगत कराते हैं, हम इस तरह से करते हैं। और ये सरकार है भाई, ठीक है, ये राजा मनमानी कर सकते हैं, ऐसा भी है, ऐसा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को एनएसए मीटिंग में उन्होंने ऐसे क्या ठोस सबूत दिए थे, ऐसा क्या कहा था कि हम पाकिस्तान से आतंकवादियों को नष्ट कर देंगे, उससे खुश होके रूस से और एकदम एक फोन पे चले गए। इतने कैसा पाकिस्तान ने प्रभावित करा था एनएसए मीटिंग में, कैसी ये बात हुई थी? क्या यही हुआ था जो हम पठानकोट देख रहे हैं? आज पठानकोट देख रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा एलिगेशन है ये आपकी तरफ से। प्रोफेसर साहब आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँ, सारा देश आज चिंतित है इस बात को लेकर। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है।
और सरकार इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से। ये सिर्फ कहने से बात नहीं हो जाती कि बहुत बड़ा एयरबेस है और इस पर कुछ भी हो सकता है। अगर इतना बड़ा, इससे बड़े और बड़े दुनिया में एयरबेस है और उसकी सुरक्षा आपकी पूरी जिम्मेदारी है जी। अब इस केस में तो राजेश जी ने भी ठीक कहा, देखिए ये मल्टीपल फेलियर है सिस्टम का। स्पाइंग सिस्टम हमारी फेल हो गई और रंजीत पकड़ा गया, उससे पूछताछ भी हो रही थी और उसके बाद तुरंत ये सारी घटना हो गई। तो उस वक्त क्या स्टेप लिया सरकार ने? इसके पहले जो एसपी को उन्होंने पकड़ा और उसके साथ जो व्यवहार किया और जो एसपी ने खबर दी अपने सीनियर ऑफिसर्स को, वो सीनियर ऑफिसर भी हाथ पर हाथ बैठ के रखे। गवर्नमेंट क्यों? लेकिन प्रोफेसर साहब अब कम से कम गडकरी जी ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये नीति है इसे मिसअंडरस्टूड ना करे पाकिस्तान। कि जो पठानकोट का एयरबेस है उसमें 5 लेयर्स हैं सिक्योरिटी के जी। तो कोई भी आदमी उसके अंदर घुस नहीं सकता है इतनी आसानी से जी जी। इसका मतलब है कि वो घर का भेदी लंका डाय वाली बात हो गई। कोई न कोई ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाला था ममता जी, मैं आऊंगी आपके पास। वजह से ये लोग अंदर घुस के आए और ये इसका तार बहुत दूर तक होगा तभी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब पहले उनको इंफॉर्मेशन मिली होगी, फिर उन्होंने अपने आदमी को। नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है, उसे इस मसले पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी जी प्रोफेसर साहब मैं आऊंगी आपके पास। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सामना ने अपने एक लेख में कमेंट किया जो कि अलायंस में इन्वॉल्व है एनडीए के साथ, और वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि मोदी जी ने 1 कप चाय के लिए 7 जवान जो थे वो शहीद करा दिए और उनको अब खुद देखना चाहिए कि जो वादे वो कर आए उनका क्या कर रहे हैं। दूसरा, आप इस पर भी कमेंट करें कि कांग्रेस जो अब कह रही है कि आप तमाम जगह बातचीत करते हैं लेकिन उसे कहीं रिवील नहीं करते, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, इसको आप फिर से क्रॉस चेक करें, इसको क्रॉस वेरीफाई करें और इसमें चेंजेस करें। और एक जिम्मेदारी या जवाबदेही की बात जो ललन साहब कह रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस घटनाक्रम को? और इन सब के बीच जो केंद्र सरकार का रवैया और रुख रहा है उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, शिवसेना के आज के लेख पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि शिवसेना कहीं बीजेपी से महाराष्ट्र इलेक्शन में एक तरीके से डिफीट खाई है तो झल्लाई हुई है जी। लेकिन अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को देखो, मैं लल्लन जी प्रसाद जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये बात सही है कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैप्स है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इवन अगर दूसरा पहलू देखिए, जैसा आज उस पुलिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो भी हो सकता है इस घटना में लिप्त हो, तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि वहां पे मादक द्रव्यों का बहुत बड़ी तौर पर स्मगलिंग होती है और हो सकता है उन्होंने सिर्फ ये समझा हो कि इसमें स्मगलिंग हो रही है और स्मगलिंग के माध्यम से उन्होंने आतंकवादी भेज दिए हों और कोई बड़ी बात नहीं है वहां पूरा पुलिस सिस्टम इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेकिन ऐसा आप कह रहे हैं कि पुलिस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो ऐसा डाउट क्योंकि पुलिस अधिकारी का रवैया ये क्लियर रवैया पुलिस अधिकारी के वहां के मंत्री तक आपने देखा होगा, पूरी मीडिया ने दिखाया मंत्री तक इन्वॉल्व रहे। देखिए उसमें जिस तरीके से पुलिस का ढुलमुल रवैया था, इसमें 100% ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो पुलिस डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी चीज अगर आप देखिए हमला क्यों हुआ, तो इस समय मोदी जी की जो विदेशी नीति है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को बहुत बौखलाहट में महसूस कर रहा है। खासतौर से उनका पाकिस्तान एकदम अचानक तौर पे जाना, भले ही वो अमेरिका, रसिया, किसी और के दबाव, बिजनेसमैन या किसी और के दबाव पे गए हों, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उन्हें सोचने का मौका नहीं मिला। अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप ये है कि वहां पे आप राजनीतिक को, नेताओं को और सेना को एक साथ नहीं देख सकते। वहां पे सेना क्या डिसीजन ले रही है, जरूरी नहीं कि वो वहां के प्रधानमंत्री का डिसीजन माने। तो ये जो बौखलाहट है, खासतौर से मैं प्रधानमंत्री की 1 कप चाय पीने से ज्यादा इसमें एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो मनोहर पार्कर जी ने इस समय एक एज ए डिफेंस मिनिस्टर रणनीति अपनाई है कि शांत तरीके से आतंकवादियों को निपटा दो, उससे कहीं ना कहीं आतंकवादियों में इस समय बहुत ज्यादा बौखलाहट है। इसका फैक्ट ये देखिए, मनोहर पार्कर जी जब से आए हैं 2 महीने बाद से कहीं ना कहीं घुसपैठ में बड़े तौर पर लगाम लगी है। दूसरी चीज, अब जैसे कांग्रेस जो कह रही है कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं गैप है, फैक्ट है गैप है, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतनी जिम्मेदार है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितना स्टेट गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए जिम्मेदार हो रही है क्योंकि अदर कंट्री का ये हमला है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर 100% जिम्मेदारी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है, मैं ममता जी की बात से एग्री करूंगा कि इस समय हमें एकजुट होने की जरूरत है, न कि राजनीति करने की जरूरत है। राजनीति करने तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो बयानबाजी कर रही है वो राजनीति का
मुझे लगता है कि एक दो दिन जो कह रही है वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि एक दो दिन रुक के भी राजनीति की जा सकती है। कांग्रेस अपनी जगह सही है कि मोदी जी जो मीटिंग्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं विपक्ष को इन्वॉल्व करना चाहिए। इस दौरान केंद्र सरकार की जो भूमिका है, केंद्र सरकार के मंत्री या खुद पीएम जिस तरीके से बातचीत करें, उसे आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि देश के आवाम के लिए, देश की जनता के लिए उनके ये सहानुभूति वाले स्टेटमेंट काफी होंगे? देखिए, अभी तक तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सहानुभूति वाले भी स्टेटमेंट हैं, लेकिन अगर आप इस समय देखिए तो भारत से ज्यादा पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं दबाव में है। पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन अब ये फैक्ट है कि मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रहा हूं मीडिया से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब आर्मी शांत नहीं बैठेगी। ये बात फैक्ट है कि इस समय हम डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यूएन में अपनी स्थायी सदस्यता की भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फ्रीडम है और कहीं ना कहीं एक जो साइलेंट किलिंग का इन्होंने रूल अपनाया हुआ है, मुझे लगता है वो और एग्रेसिव होगा और ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान के ऊपर कहीं ज्यादा भारी पड़ने मतलब ये अग्रेशन दिखेगा लेकिन बहुत साइलेंट तरीके ये मीडिया में मुझे नहीं लगता कि मीडिया में दिखेगा, लेकिन एग्रेशन होगा इनकी रणनीति में। चलिए, तो आपको लगता है कि जो एक्शन हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उसका रिएक्शन बहुत जल्द भारतीय आर्मी देगी? बहुत जबरदस्त। उसकी चर्चा ना हो या दिखे नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्योंकि मनोहर पार्कर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो उनकी जो नीति रही है, जो उन्होंने राजनीति की, राजनीति में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे, लेकिन जहां भी रहे हैं उन्होंने बहुत शार्प और क्लियर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। और मैं इसमें पीएम से कहीं ज्यादा मनोहर पार्कर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि ये सरकार कुछ तो करेगी। मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बड़े तौर पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी। चलिए संदीप जी, इसी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख साहब भी इस चर्चा में हमसे जुड़े हैं। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। उनसे भी बातचीत करेंगे और बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े देश हैं, बड़े मुल्क हैं, अमेरिका के, रशिया के, जिन्हें हम सेंटर ऑफ पावर कहते हैं, या जो दो बड़े पावर गुटों में बटे हुए हैं, उनके प्रतिनिधियों का, उनके मुखियाओं का इस पर क्या रिएक्शन है, भारत में जो आतंकवाद का मसला है और क्या उन्होंने इस पर टिप्पणी की, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम अपने पैनल के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। राजेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, ममता काले जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, संदीप द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही प्रोफेसर लल्लन प्रसाद बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और इरफान शेख साहब पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद को लेकर भारत की जो नीति है वो बहुत सशक्त नहीं दिखती है, ऐसा नजरिया बाकी मुल्कों के पास भी ये मैसेज पास ऑन होता जा रहा है। इरफान शेख जी, आपसे मेरा ये सवाल है, व्लादिमीर पुतिन एक सोशल वेबसाइट के जरिए ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि अगर भारत सरकार आतंकवाद के मसले को लेकर अपना रवैया और नजरिया नहीं बदलती तो ऐसा लगता है जैसे आतंकवादियों के लिए भारत सबसे सुरक्षित पनाहगाह हो, सबसे इजी और सॉफ्ट टारगेट। देखिए, आपके जितने भी सवाल हैं हमने सबकी बातें सुनी। इन सारे सवालों का जवाब मेरा सवाल है आपसे जी, वो ये है कि आप छोटा सा भी कोई भी इवेंट कर लें, आप स्कूल में करें, कॉलेज में करें, किसी सोसाइटी में, एक फंड चाहिए होता है, एक सीड मनी चाहिए होता है उस काम को करने के लिए। इतने बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं, जो RDX वो यूज़ करते हैं, जो वेपन्स यूज़ करते हैं, ये जो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करते हैं? वो रियल एस्टेट के लोग हैं, वो तंबाकू की खेती करते हैं, उनका इंडस्ट्री चलता है, ये पैसा आता कहाँ से? पहली बात। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान इट्स अ कंट्री, फुल फ्लेजेड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सारे लोग कर क्या रहे हैं? मतलब ये तो अजीब सी बात है कि नवाज शरीफ, मोदी, बराक हुसैन ओबामा, दे आर ऑल अपसेट। मतलब ये टेररिस्ट, इनको प्लांट, हाफिज सईद, हु इज हाफिज सईद? एक आदमी, एक मास्क है, यू आर फाइटिंग एन एनिमी विदाउट अ फेस। तो ये इसके पीछे कौन लोग लगे हुए, इतना पैसा कहां से आ रहा है, उस चीज को क्यों नहीं डिकोड किया जा रहा है? जब तक वो डिकोड नहीं होगा, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं, ये कौन कर रहा है? मीडिया का काम, गवर्नमेंट के काम, जितने भी ये ऑफिसर्स की धर्मपत्नी यहाँ पे एयरफोर्स की आई हुई है, एक पॉलिटिकल पार्टी में है, वो एक अलग इशू है, बट जो जिस इमोशनल फील के साथ उस अपने आत्मा से वो बात कर रही है, तो कम से कम राजनीति तो अब ये खत्म ही हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर रियल इंटेंशन होगा तो मैं ये नहीं मान सकता। नहीं, लेकिन इरफान साहब, आपको नहीं लगता कि अगर रशिया जैसी बड़ी कंट्री और व्लादिमीर पुतिन जैसी शख्सियत ये कह रहे हैं कि भारत को नीति में बदलाव करना चाहिए, तो हाँ, वो वक्त आ गया जब करना चाहिए। प्लीज लेट मी से वन थिंग, उसके बाद आप कहना कि अगर विल पावर है, इंटेंशन है, इंडियन 1.25 बिलियन लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, कैसे नहीं कंट्रोल हो सकता है टेररिज्म? अब अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि वी कांट कंट्रोल टेररिज्म, व्हाट द हेल इज दिस? आई मीन, नवाज शरीफ कहते हैं, मतलब ये कुछ लोग, चुनिंदे लोग किसी सिस्टम को काम नहीं करने दे रहे। आई डोंट बाय दिस थ्योरी। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि भारत को अब ये चीज समझनी चाहिए? बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो डिकोडिंग की आप बात कर रहे हैं? लेट मी टेल वन थिंग, एक जागा हुआ इंसान को जो सोने का नाटक कर रहा है, आप उसको नहीं उठा सकते। बस इतना ही कहूंगा जी। प्रोफेसर साहब, इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, चाणक्य की नीति इस मामले में बड़ी स्पष्ट है। जब हमको पता है कि दुश्मन इस तरह से बिहेवियर हमारे साथ हमेशा से करता आ रहा है, कोई पहली बार नहीं है, 10वीं बार हो चुका है, और हर बार हम धोखा खाते हैं और फिर हमें कोई उसका सबक नहीं मिलता। वाजपेयी जी के साथ वही हुआ और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हो गया, और इतना बड़ा कांड ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत लाइटली लिया गया, जितने सीरियसली इसको लेना चाहिए। बीजेपी सरकार ने इसको उतने सीरियसली लिया नहीं है, और पुतिन का कहना बिल्कुल ठीक है। इजराइल एक छोटा सा देश है, चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, जी। लेकिन हिम्मत नहीं होती इजराइल की तरफ आंख उठाकर कोई देखे। बिल्कुल बिल्कुल, इजराइल की अपनी पॉलिसी है, वहां एक धमाका तो फिर उसको जहां पता चला जिसने किया, वहां पे फिर 2 धमाके होने। बिल्कुल, एक धमाका कोई करता है, 2 धमाके करता है। अगर पुतिन ने बात कही तो बिल्कुल ठीक कही। अगर पाकिस्तान हमें एक बार मारता है तो हम 10 बार मारे, घुस के मारे। आप हिम्मत तो करिए। इंदिरा गांधी ने हिम्मत किया, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। लेकिन इस बीच प्रोफेसर साहब, हमारे पैनल में आप सभी मौजूद हैं, आपसे बातचीत होती रहेगी। इस बीच नितिन गडकरी साहब अपने मंच पर एक जगह अपनी बात कह रहे थे, और कहते कहते वो कुछ चीजें ऐसी कह गए जिससे बड़ा संदेह पैदा हुआ। अब वो क्या गए, वो पहले आपको सुनवाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के ही बड़े हुए कुछ लोग पाकिस्तान के एजेंट बनकर इस देश की राष्ट्रीयता को आह्वान देने का काम करते हैं। और मुझे दुख और दर्द इस बात का है कि ऐसे एंटी नेशनल लोग हैदराबाद में पनप रहे हैं। इनका प्रेम हिंदुस्तान के साथ नहीं है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर नहीं करना चाहते, ये हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं देखना चाहते।
तो जातिवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के हमारे देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं हैदराबाद में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं और चाहते नहीं है कि देश का कुछ अच्छा हो, देश के अंदर ही खार खाए बैठे हैं और इसलिए चीजें इनकी वजह से खराब हो रही है। ये ऐसा वक्त है जिसमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, जब देश बहुत बड़ी दिक्कत से जूझ रहा है और वो चाहता है कि सरकार कुछ करे, लेकिन सरकार के एक बड़े मंत्री ऐसा कुछ कहते दिखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। ममता काले जी, हम नहीं समझ पाए कि नितिन गडकरी साहब किस ओर इशारा कर रहे हैं, कौन है हैदराबाद में जिससे उन्हें परेशानी और तकलीफ है, और अगर है कोई ऐसा जो एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग वाला व्यक्ति है, शख्स है, संस्थान है या कोई भी है, तो क्यों उसे देश से उठाकर बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता? देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं बता सकती कि हैदराबाद में कौन है और क्या है, लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी और मेरे दिल की भी ये पीड़ा है कि हमारे देश में वाकई ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर रह करके इसी की धरती को खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस आतंकवादी हमले से इन लोगों का क्या लेना देना है? हर एक आतंकवादी हमले से किसी ना किसी का कोई ना कोई लेना देना तो है। अभी अगर ये बात हो रही कि जो केके को पकड़ा है वो भी तो भारतीय है, वो भी तो इंडियन एयरफोर्स में था, तमाम हजारों लाखों लोग इंडियन एयरफोर्स में सर्व करते हैं, उसमें से एक निकल के आ जाता है। आपको लगता है ऐसे वक्त में ये बात कहनी चाहिए थी नितिन गडकरी साहब को? नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं, अगर वो ये जिम्मेदार पद है उनका, बिल्कुल, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो भारतवर्ष में रहते हैं, जिनको भारतवर्ष से प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो ऐसी हरकत करते हैं जो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि जो ये हमारे जो बाकी के जो खुफिया एजेंट्स पकड़े जाते हैं, मुझे लग रहा है जैसे बचाव कर रही है उनका। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मिस्टर केके पकड़े गए, वो भी तो भारत के थे, उन्होंने एयरफोर्स में सर्व किया, उसके बावजूद ही वाज गिविंग इंफॉर्मेशन। ममता जी, नहीं सर, प्लीज डोंट से दिस, नो सर, प्लीज डोंट से दिस, प्रोफेसर सर, डोंट से दिस, आई विल, नो सर, डोंट से दिस, नहीं सर, डोंट से दिस, आप कहने दीजिए, डोंट से दिस, सर, डोंट से दिस, दिस इज नॉट माय हाउस, नो, आई एम सॉरी, डोंट से दिस, डोंट से दिस कि ये मेरे घर के मामला है। हाँ, भारत मेरा घर है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कुछ होता है वो मेरा मामला है, और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं भारतवर्ष की उस सर्विस से बिलोंग करती हूँ जो आप जैसे लोगों की सुरक्षा करती है। सर, जब तमाम फौजी मरते हैं तब आप जैसे लोग आराम से सोते, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये मेरे घर का मामला है। प्लीज ममता जी, आपका बेटा भी आईएएफ में सर्व कर सकता है, और किसी का भी बेटा, किसी का भी पति आईएएफ में भी सर्व कर सकता है। मुझे भी पता है, ये देश का सवाल है, मुझे भी पता है कि देश का सवाल है। ये आपको समझने की जरूरत है कि ममता जी, अगर आप कहने नहीं देंगी तो बात हो नहीं पाएगी। नो, व्हाट ही इज सेइंग, नो, नहीं, आप शांति रखें। ममता जी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये आपका पक्ष है। नो, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट। सर, प्रोफेसर राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं। नो, प्लीज, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेट मी क्लियर। ममता जी, नहीं समझ पा रहे हैं। ममता जी, आप दोनों थोड़ी देर शांति रखें। मसला सिर्फ इतना है कि बातों को सुनते सुनते न जाने किस मोड़ पर या किस एंगल पर आप लोग उसे किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था आपसे, प्रोफेसर साहब आप भी शांति से सुनिए। मेरा ममता जी सिर्फ इतना सा सवाल था कि नितिन गडकरी साहब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सरकार में बहुत बड़ा ओहदा है, अच्छे पद पर हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी है, जानते हैं। देश में जब कहीं बाहर से ऐसा अटैक हो रहा है और हम अपने पड़ोसी मुल्क पर उसका शक भी जाहिर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सबूत भी होंगे, उससे बातचीत भी चल रही है, मोदी जी लाहौर जाके भी बातचीत कर रहे हैं, तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में इन सब से हटकर गडकरी साहब एक अलग ट्रैक पर चलते हैं और वो कहते हैं हैदराबाद में कुछ ऐसे लोग हैं, ये है वो है। अगर आपको पता है कि वो लोग कौन है तो उन्हें देशद्रोही बताकर आप मुल्क से बाहर भेजिए। अगर आपको पता है आप उनका नाम नहीं लेना चाहते या आपको लगता है कि ये मसला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक सार्वजनिक मंच पर इन दिनों में ऐसा वक्तव्य आपके हिसाब से कितना जायज है? आप हाँ या ना में सिर्फ ममता जी ये कह दें। प्रोफेसर साहब आप कहने दीजिएगा। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं तो उन्होंने बोला होगा, और जहां तक उनपे एक्शन लेने का सवाल है उनपे एक्शन लिया जाना चाहिए। वो हो सकता है ये जो सारी वारदात हो गई है, ये एक्शन जो आज शाम को खत्म हो गया पठानकोट में, इसके बाद उन चीजों पर एक्शन हो सकता है और होना भी चाहिए। फिर वो कहीं से भी कोई भी पकड़ा गया हो, कोई भी हो, कोई भी अगर देशद्रोही
कोई भी कार्य करता है तो उसमें उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ज्यादा अच्छा तब लगता है जब गडकरी साहब कहते हैं कि अब तो हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, हम पाकिस्तान से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे ये कह देंगे कि बदले में भाई अब तुमको ये भी भुगतान करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कल कही थी, कल गडकरी जी ने, मैंने कल के चैनल में देखी थी, उन्होंने ये बात बिल्कुल बोली थी कि हम अगर हमारे ऊपर हमला होगा, और ये बात पूरी ये भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है, जवाब पत्थर से देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और बिल्कुल हम अपने उस स्टैंड पे टिकते हैं कि हमारे ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला किसी से भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हैदराबाद का जिक्र यहाँ बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत गैर वाजिब तरीके से किया गया, जरूरत ही नहीं थी इस बात की। नहीं, लेकिन अगर संदीप जी इस बीच में कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। मैं कुछ टोकना चाहूंगा। देखिए, गडकरी ने जिस मुद्दे, जिस माहौल में ये बात कही है, जरूर थोड़ा सा लोगों को इस बात से दर्द होगा, लेकिन हो सकता है वहां पॉलिटिकल मंच हो और पॉलिटिकल रैली चल रही हो, उसका इस घटना से वो कनेक्शन नहीं करना चाह रहे हो। दूसरी चीज, गडकरी जी के बारे में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि गडकरी जी शायद इस कैबिनेट में एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो किसी बात को अगर कहते हैं तो उसको पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये 100% हम करेंगे। तो अगर गडकरी जी ने ये बात कही है तो डिफेंस मिनिस्टर को और पीएम साहब को, दोनों लोगों को इस बात पे बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, और केवल सोचना ही नहीं पड़ेगा बल्कि एक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि ये बात फैक्ट है, हैदराबाद के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर का अगर मुद्दा देखें तो कश्मीर में इस तरह के लोग हैं, अलगाववादी हैं, देश में रहते हैं, देश के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये, ऐसे मसले पर जब पूरा देश, आप सोचिए कि अगर ये बयानबाजियां, जो शहीद हुए सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनके परिवार वाले देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि देश की सरकार क्या करेगी। वो तो अभी इंटरनल मसलों में ही उलझे जा रही है। गलत माहौल पे, मुझे लगता है गलत समय पे गलत बयान दिया है, लेकिन हो सकता है राजनीतिक मंच हो तो ऐसे बयान नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगी आपके पास, राजेश जी को पहले। वंदना जी, जी देखिए, इस समय हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और इसी समय अगर ऐसा बयान देते हैं जी तो बड़े दुख की बात है। और या नीतीश गडकरी जो बड़े मंत्री हैं, कोई देश के छोटे मोटे मंत्री नहीं, बहुत बड़े मंत्री हैं, या उन पर कोई ऐसे पुख्ता सबूत हैं और वो आदमी हैदराबाद में रहता है और उन्हें पूरी जानकारी है, तो सरकार को क्यों नहीं अवगत करा रहे, वहां छापे क्यों नहीं डाल रहे, उस एजेंट को क्यों नहीं पकड़ रहे जो देशद्रोही है। या कहने से इस तरह से, राजेश जी, ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले सोच रहे हो इन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया, हमें क्या जरूरत पड़ रही है करने की? ना, वो तो कांग्रेस को लेकर कहते रहते हैं, कहते हैं इन्होंने तो देश को बिल्कुल खाली कर दिया, आतंकवाद जो पनपाया वो भी इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों की देनदारी है। हमने हमारा तो वो नाम लेंगे ही, अब इन पे सत्ता है, कुछ करके तो दिखाएं, कुछ करें तो सही। एक के बदले 10 सिर ला रहे थे। मैं तो वही कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं वो सोच रहे हो कि जब सत्ता इनके पास थी इन्होंने कुछ नहीं किया, हम क्यों कष्ट लें? आज हमारे शहीद हुए हैं 7 जवान जी, और 15 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं। अरे उससे पहले कुछ करिए, सही मीटिंग किस बात की? ये जो कुछ करिए कांग्रेस करिए, कैसी कार्रवाई को, कैसी कार्रवाई? अब क्या चाह रहे हैं इस दौरान? देखो, सारी इस बात से मैं सहमत हूँ कि सब बातचीत से समाधान होता है जी, लेकिन एक तरफ आतंक हो और दूसरी तरफ बातचीत हो, साथ साथ नहीं चलते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता राजेश जी कि अगर बातचीत का रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया फिर तो कोई विकल्प नहीं? लेकिन राजेश जी, ये एक्सट्रीम व्यू हो गए, बातचीत खत्म करना और युद्ध लड़ना, ये बिल्कुल एक्सट्रीम। वो हमारे आदमियों को मारते रहे और हम बातचीत करते रहे, लेकिन राजेश जी, ये विकल्प है क्या? संदीप जी कुछ राजेश जी, इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की ही नीति अपनानी पड़ेगी। नेताओं को नेतागिरी करने दो, सेना को अपना काम करने दो। अगर आतंकवादी, मुझे लगता है इस बात से हमारे पैनल के सभी लोग सहमत होंगे कि नेता जो है उनको नेतागिरी करने दी जाए, क्योंकि पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी है, आप भी जानते हैं, प्रोटोकॉल के, इंटरनेशनल चीजें हैं, और जैसा कहा भी कि हमें मेंबरशिप भी चाहिए यूएन में और परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो कई चीजें मैटर करती हैं। मेंबरशिप के लिए आपके देश के जवानों को मरवा देंगे? नहीं, वो ये कह रहे, संदीप जी कह रहे हैं कि आप आर्मी को आर्मी का काम करने दें तो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी, प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं जी। ये जो बात कही जा रही है कि नेता अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे, ऐसा डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में शासन की बागडोर तो नेता लोगों के हाथ में। जी, बिल्कुल। आर्मी अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकती, बिल्कुल, जब तक रक्षा मंत्री का आदेश ना हो। और नहीं, बिल्कुल, कश्मीर में तो हमने आर्मी के जो सीनियर अधिकारी है वो तो ये कहते हैं कि हमारे हाथ तो इन्हीं सरकारों ने बांध रखे, इन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं कि बेचारे कोई काम नहीं कर सकते। जी, तो ये कहना तो बेमानी होगा कि नेता लोग अपना काम करें, फौज अपनी काम। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर देखिए, सवाल नेतृत्व का है, अगर नेता हमारे कुछ कहते हैं तो उनको करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि सीमा पर कोई उल्लंघन होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आज 18 महीने हो गए, बराबर ये होता जा रहा है और हमेशा हमले होते जा रहे हैं।
इसके बावजूद आप रोज रोज बात करने जा रहे हैं। आप कहते हैं आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो रही, तो दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। आतंकवाद भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। कहीं ना कहीं तो आपको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मीडिया के थ्रू, देखिए आप पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास किया कि पूरा कश्मीर हमारा, JNK के ऊपर पूरी हमारी सॉवरेंटी है। तो अगर हम ये कहते हैं कि आजाद कश्मीर भी हमारा है, तो आजाद कश्मीर में जो कैंप लग रहे हैं उसको हम क्यों नहीं नष्ट करते? हम तो दुनिया के सामने यही कहेंगे कि हमारा पार्लियामेंट कहता कि हम एक सॉवरेन स्टेट है और कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है। अगर उसके अंदर कहीं कोई गलत काम होता है तो हम एक्शन लेंगे। आज तक आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये बात ठीक है, कांग्रेस ने भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन आप भी नहीं ले रहे हैं। और अब आप ये थोड़ा ही कह सकते हैं ISI के झंडे तो नहीं लहराते थे, ये भी नहीं कर। आप तो देखिए, आप किसी भी सभा में देखिए ISI के झंडे लहराते हैं। आज जो स्थिति पैदा हो गई है मेरा ख्याल है बहुत सीरियस है, और मोदी जी को इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कोई स्टैंड लेना चाहिए। जी ममता जी, आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार कुछ कर नहीं रही है, सिवाय बातें हो रही है। तो खत्म हो रहे हैं। जी जी सिवाय इसके कि सुन लेते हैं ममता जी को भी सुन लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब आप सुन लें, ममता जी आपकी बात का जवाब दे रही है, आप सुन लें। देखिए ऐसा है, जहां तक किसी को भी ये लगता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, वो उनकी सोच है, उनके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। जहां तक किसी को ये लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बात करना भी आवश्यक है, बात करना भी जरूरी है, और बात करने के लिए पहल करनी भी बहुत जरूरी है, जो की गई है। लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर ऐसा कुछ होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। सरकार अगर काम नहीं कर रही, दे रही है जवाब, सरकार जवाब दे रही है, सरकार जवाब दे रही है, जहां तक बिल्कुल दे रही है। अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, सिनर्जाइज्ड नहीं होता, तो पठानकोट की कैजुअलिटीज बहुत हाई होती, जो शायद मेरे पैनल में बैठे हुए लोग समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कभी फौज के सेटअप देखे ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि NSG का क्या काम है, इंडियन एयरफोर्स का क्या काम है, इंडियन आर्मी का क्या काम है। अगर ये सिनर्जाइज नहीं होता, सरकार ने अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया होता, पहले से सूचना नहीं होती, तो ट्रस्ट मी उस पठानकोट बेस के अंदर बहुत कैजुअलिटीज होती, हमारे बहुत लोग शहादत होते। इस बात में खुश ये किया जा सकता है कि कैजुअलिटीज कम हो गई और ज्यादा बड़े दुख की बात है कि राजनीति तो यूथ कांग्रेस कर रही थी। जिस समय वहां हमला हुआ था, 10 घंटे से कम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आकर के धरने और प्रदर्शन कर रहे थे। जब हमारे जवान पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मर रहे थे, तब कांग्रेस सड़कों पर थी, धरना दे रही थी, मुर्दाबाद कर रही थी। शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने यहाँ तक बोला कि अगर लोग ऐसे मरेंगे तो हमारे लोग भारतीय वायु सेना को ज्वाइन नहीं करेंगे। शेम ऑन यूथ कांग्रेस। If youth Congress can say such a thing that if people die like this, इरफान साहब आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टीज स्टैंड जो आप सुन रहे हैं, ममता जी कह रही है कि वो लोग राजनीति कर रहे थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और इसमें भी संतुष्टि करनी चाहिए कि अगर सरकार अच्छा काम ना कर रही होती तो कैजुअलिटीज जो कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। देखिए, हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के इंटेंशन पे और उनके ऑपरेशंस पे, उनके डेडिकेशन पे हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं उठा सकते। वो भारत से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए बॉर्डर पे शहीद होते हैं। और लेफ्टिनेंट विजय थापर मुझे याद आता है, जो कहते थे दिल मांगे मोर। और मैं तो चाहता हूँ कि 1.25 बिलियन लोग जो है हिंदुस्तान के, हर लोगों के दिलों में ये बात आ जाए, तो मेरे ख्याल से राजनीति में इस तरह के जो कटाक्ष होते हैं वो भी कम हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे लोग बात नहीं करेंगे। बहुत सीरियस इशू है, इसमें नॉन सीरियस बात तो होनी नहीं चाहिए। नहीं, आपको लेकिन लगता है कि ये काफी है जो ममता जी कह रही है कि कम कैजुअलिटीज हुई, वो इस कारण की हुई कि सरकार वहां काम कर रही थी। अगर सरकार ने इसको ठीक से डील नहीं किया होता, जॉइंट ऑपरेशन इस तरीके से नहीं होते, सिस्टमैटिक चीजें नहीं होती, तो फिर शायद बहुत बड़ा नुकसान होता। आप सहमत हैं इस बात से? ऑफ एंड कमेंट करना मुनासिब ना होगा, क्योंकि ग्रैंड रियलिटी क्या है उस चीज को जब मैं एनालाइज ना करूं तो आई एम नॉट इन अ पॉइंट टू से वेदर शी इज राइट और रॉन्ग। पार्टली इज करेक्ट, पार्टली शी इज करेक्ट। लेकिन बन्ना जी, एक चीज मैं ममता जी से पूछना चाहूंगा कि अगर हमारा सिस्टम थोड़ा और एक्टिव होता, अगर हम थोड़ा और एग्रेसिव होते, तो हो सकता है कि हम ये घटना को वहीं रोक देते। दोनों पहलू भी तो देखना चाहिए ना। जानकारी होने के बावजूद, सारी खुफिया जानकारी होने के बावजूद ये सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। बताइए, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, यहाँ दुख की बात है। आप देखिए
पहले से 26/11 में क्या किया आप मुझे ये बताओ ना। माफ कीजिएगा, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ। देखिए इसमें आप मुझे बताओ आपने 26/11 में क्या किया? आप कुछ भी बोलने जा रहे हो। अरे पहले सुन लीजिए, आपने कहा है 26/11, पहले तो आज 26/11 का मैटर नहीं है। आपकी तरह जहाज में वहाँ आतंकवादियों को आप छोड़ के आए, आपने क्या करा? नहीं राजेश जी, लेकिन ममता जी ये कह रही है कि 26/11 में जब कार्रवाई हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीजें दिखी थी, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आप देखिए आज 4-5 दिन हो गए, 26/11 में क्या 4-5 दिन हुए? तो ये 4-5 दिन क्या बीजेपी सरकार ने करा दिया? आप ये कह रहे हैं? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है सर, आपको ये समझ में, आप समझिए मेरी बात। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा। ममता जी आप सहज तरीके से अपनी बात करें। राजेश जी, ये बोलना है, मुझे ये बोलना है कि ये कह रहे हैं राजेश जी सुन लेते हैं, इतने दिन नहीं लगे थे, 26/11 में इतने दिन नहीं लगे थे। आप मेरी बात सुनिएगा सर प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि 26/11 में, फिर आप उस पर अपने रिएक्शन, आप ये कह रहे हैं कि 26/11 में इतने दिन नहीं लगे थे। 26/11 दिल्ली में खुले में हुआ था, एक 5 स्टार होटल के अंदर हुआ था। दिल्ली में हुआ नहीं, 5 स्टार मुंबई में हुआ था, 5 स्टार होटल में हुआ था। आई एम सॉरी जी, लेकिन ये पठानकोट में हुआ है, एक एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुआ है, जहां पर फाइटर स्क्वाड्रन है और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा रनवे है, हमारी करोड़ों की एक फाइटर एयरक्राफ्ट, आपको मालूम है कितने का आता है? वो हमारी स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी है, उसको बचाना बहुत बड़ी बात है सर। वहां एक टेक एरिया में, टेक्निकल एरिया में एक भी आतंकवादी नहीं घुसा। दोनों ऑपरेशंस की जो डिफिकल्टी है, ममता जी, इसके लिए वहां जो जवान मौजूद है उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए डीएससी गार्ड के पास होता क्या है? नहीं, मैं आपके पास होता क्या? राजेश जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। ममता जी एक बात बताइए, राजेश जी सिर्फ 1 मिनट आप मुझे सुन लीजिए, आप मुझे सुन लीजिए। आप जी प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वहां पे टेक्निकल एरिया में वो लोग नहीं घुस पाए या ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सेव हो गई, तो इसके लिए क्रेडिट गोज टू हमारे जो जवान है उनको, जो टीम्स वहां पर करी थी। सरकार का इसमें कहा आपको कोई रोल नजर आता है? मुझे नहीं आ रहा। मैं डिफरेंस आपको इनको 26/11 एंड पठानकोट के जो ऑपरेशंस हैं, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। उन दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है सर। आपको तो यही नहीं पता, आपको तो यही नहीं पता सर कि एक फाइटर पायलट किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, वो देश के लिए लड़ता है। जब आपको यही नहीं पता तो आपको और पता क्या है? माफ कीजिएगा ममता जी, माफ कीजिएगा, बट आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। संदीप जी, ममता जी एक मिनट, मुझे लगता है ममता जी, राजेश जी, लल्लन प्रसाद प्रोफेसर हैं, बताइए, ये कह रहे हैं उनकी ये जानकारी नहीं है। बड़े दुख की बात है। अगर ऐसा होता, इस तरह की आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको व्यक्तिगत मामला नहीं बोला जाता सर, नहीं उसको व्यक्तिगत मामला नहीं बोला जाता सर, उसको व्यक्तिगत मामला नहीं बोला जाता सर। लेकिन ममता जी, संदीप जी कुछ कह रहे हैं। ममता जी बात कर रही हूँ मैं, देश प्रोफेसर की बात कर रही हूँ। प्लीज प्रोफेसर साहब आप सुनिए। ममता जी, संदीप जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी राजेश जी, राजेश जी सुन लीजिए। बीजेपी या कांग्रेस हो, अगर आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखिए, चाहे कंधार कांड देखिए, चाहे मुंबई का कांड देखिए, चाहे आप संसद भवन में हमला देखिए, तो कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिशियन के दबाव की वजह से जो बार बार हमारा इंटेलिजेंस में कोऑर्डिनेशन की फेलियर हो रही है, उसकी वजह से सफर या तो आर्मी कर रही है या जनता कर रही है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें अगर कहीं करना है तो कोऑर्डिनेशन में करना है। कहीं ना कहीं लोकल पुलिस, आज अगर पंजाब पुलिस एक्टिव होती तो क्यों आज ये हमला होता? आर्मी से ज्यादा इसके लिए पंजाब पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है कि सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट को आंतरिक तौर पे इंश्योर करना पड़ेगा कि दोबारा से इस तरह की गलतियां ना हो। अगर इंटेलिजेंस सिस्टम दोबारा से फेल होगा, कोऑर्डिनेशन दोबारा से फेल होगा, तो उसके लिए पंजाब पुलिस दोबारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मोदी जी और मनोहर पार्कर जी रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी जवाब देखिए, और जिम्मेदारी तो बनती है और उनकी बनती है जो वहां पर मौजूद हैं, जिनके पास ये मुद्दे के हैं। और क्योंकि मुद्दा तो राष्ट्रों का है, एक ऐसी समस्या का है जिससे हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं और इसका अंत नहीं नजर आ रहा। दुख की बात तो यह है कि इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी घटना हुई है पठानकोट में, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला हुआ, उसके बाद अब फिर एक खौफ है कि कहीं और ना हो जाए। दिल्ली में सभी लोग जानते ही हैं किस तरीके का हाल बना हुआ है। तमाम जो राज्य के देश के वो अलर्ट पर के, हर किसी के जहन में खौफ है। उस खौफ से बाहर निकलने की जरूरत है, और अगर ये कोई मुनासिब कर सकता है हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। मसला इस बात का है कि सरकारों से जो अपील लगातार लोग कर रहे थे कि कम से कम इसे लेकर कोई रणनीति ऐसी बनाए जिसमें कामयाबी भी हो, जिसमें कुछ सुकून भी दिखता हो, और आतंकवाद का ये जो मसला है इसे खत्म किया जा सके। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का, आप हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़लाइन में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।